एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है, आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो, मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूंगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी चिड़िया बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी, तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? शेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं।
तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी तोती के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुँचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर, हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी, आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात। लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी सी पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो। सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ। वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है।
अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊंगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बीकानेर के छोटे से जंगल में बंटी डायमंड डीलर कड़क सेठ के यहाँ काम करता था। बंटी बहुत अच्छा सीधा साधा था और हनुमान जी की भक्ति करता रहता था। उसको हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और सरसों के दिए से आरती करना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से उसको कड़क सेठ बहुत पसंद करता था। लेकिन कड़क सेठ का लड़का टिल्लू बंटी से बहुत नफरत करता था। टिल्लू बहुत ही लालची और चोर किस्म का था। वो बंटी को बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिव जी का भक्त था। बंटी, इस बार मुझे 4 गुनी सेल्स चाहिए। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा।
कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अमीर हो या गरीब। तो बंटी कहता है, लेकिन टिल्लू जी, हम डायमंड्स बेचते हैं, यहाँ पर वैसे भी गरीब लोग नहीं आ सकते हैं। फालतू की बहाने नहीं बनाओ। पता नहीं पिताजी तुम्हें क्या देख कर रखे हैं। मैं होता तो तुम्हें अभी तक भगा दिया होता। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी बातें सुनकर बंटी चुप हो जाता है। शाम में बंटी हनुमान जी के मंदिर जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे हनुमान जी, कड़क सेठ कितने नेक दिल के हैं और उनका लड़का टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ है। आप उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। आपकी जय हो। एक दिन कड़क सेठ जंगल के बाहर गए थे। टिल्लू दुकान में आता है। आज पिताजी नहीं हैं, आज मैं दुकान से पैसे और डायमंड चुरा कर ले जाऊंगा। ये बंटी जरूरत से ज्यादा ईमानदार है, इसके रहते मैं यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। बाद में बंटी आ जाता है। जब दुकान बंद करने का समय होता है तो बंटी अकाउंट्स और स्टिक चेक करता है। वो देखता है कि पैसे और डायमंड गायब है। अगले दिन सेठ जी को बताता है तो कड़क सेठ कहते हैं, ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे, मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा नुकसान हो गया है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इसकी भरपाई कैसे करोगे तुम? तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई कर दो बस। मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम पर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर रोने लगता है। हे हनुमान जी, मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से जुटाऊं? मुझे तो अब कोई काम भी नहीं देगा। हर कोई मुझे चोर ही समझेगा। असल में टिल्लू चोर है, लेकिन मैं कैसे कड़क सेठ को बताऊं? उसका रोना सुनकर हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। दुखी मत हो बंटी बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल के हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये मणि रखो और इसको अपने घर के बाहर मिट्टी में लगा देना। इसमें से हीरे के फल निकलेंगे और जैसे ही टिल्लू इस पेड़ के पास आएगा वो सब सच उगलने लगेगा। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। और फिर जैसा हनुमान जी ने कह के गए थे, बंटी वैसा करता है और देखते ही देखते उसके यहाँ डायमंड्स का पेड़ उग जाता है। टिल्लू को ये बात पता चलती है। वो अपने पिताजी के साथ वहाँ आता है। जैसे ही वो पेड़ के सामने आता है, वो सच उगलने लगता है। पिताजी, मैं बंटी की ईमानदारी से नफरत करता हूँ और इसी वजह से इसको मैंने झूठे केस में फंसाया है और आपकी नजरों में गिरा दिया। अब ये मैं कैसे सब सच सच बोल दिया। तो कड़क कहते हैं, तुम सच कह रहे थे टिल्लू। बंटी हनुमान जी का भक्त है। अब उसकी भक्ति की असर से ही तुम खुद मान गए कि असली चोर तुम हो। मुझे माफ कर दो बंटी, मैंने तुम जैसे नेक दिल वाले हनुमान भक्त पर शक किया। तुम्हारे हीरे के पेड़ से अब तुम खूब तरक्की करो। सेठ जी, ये सब तो हनुमान जी की कृपा से हुआ है, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ। मैं अब हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी अब और जोरों शोरों से भक्ति करूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ काम में जुट जाता है और हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन अब हमेशा के लिए सुधर जाता है। इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी गलती की एहसास हो जाती है। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था।
बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा।